हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की बोर्ड्स की टर्म 2 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। एंड आई होप सो सिर्फ साइंस का ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा और आप रिवीजन की तरफ बढ़ गए होंगे। तो अब टाइम आ गया है कि हम प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करें। और इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में आज लेके आया हूँ केस स्टडी फ्रॉम अ क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ओनली फॉर योर टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन दिस सेशन, जो कि 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है स्पेसिफिकली। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज इसके अंदर जो हम केस स्टडी कवर करने वाले हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेम के सेम आपके पेपर के अंदर आ जाएं। अगर सेम नहीं आएगी तो मिलते जुलते क्वेश्चन तो जरूर आएंगे और इन्हीं से इंस्पायर आएंगे, दैट्स माय गारंटी। तो प्लीज ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, जो देखेगा उसका फायदा हो जाएगा और जो नहीं देखेगा उसका लॉस हो जाएगा। एंड अगर आज आप इस चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन दबाकर, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस केस स्टडी से बेनिफिट उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर आप अपना क्लास 10th का सैम्पल पेपर उठा के भी देखो ना, उसके अंदर भी केस स्टडीज आई हुई हैं, इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस चैनल पे। और 4 मार्क्स की केस स्टडी आई हुई है, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। पता नहीं बोर्ड्स में एक्चुअल जब आपके 26 से जो शुरू हो रहे हैं, जब साइंस का बोर्ड आएगा उसमें कौन सा चैप्टर का केस स्टडी पूछ लें, यू नेवर नो। तो हम तो हर चैप्टर के लिए तैयार रहेंगे, इसीलिए केस स्टडीज शुरू कर रहे हैं इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी कि केस स्टडी एक नई आ गई है। अब हर दिन एक नई केस स्टडी 2 से 3 करनी है हमने, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ग्रुप नंबर यहाँ पे शो किए गए हैं 1 2, ये बीच वाला ब्लॉक खाली है, फिर 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और यहाँ पे पीरियड शो किया है, यानी सेकंड पीरियड के में ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड में ये वाले हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आगे आने वाले हैं बच्चे। पता है क्या होता है, जब भी ऐसा सा आपको टेबल गिवन होना और आपको कुछ 5 से 6 मतलब जितने भी एलिमेंट्स दिए हों वो इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स दिए हों, यानी ऑब्वियसली आप डी कोड नहीं करके दिया है, आपको बस जनरल बता दिया कि कुछ 5 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड डी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। फटाफट से अपनी आंसर शीट के अंदर ये एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना लो। ये आपका पीरियोडिक टेबल होगा जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले आप टॉप पे लिखोगे 1, ठीक है, फिर 2 लिखोगे और फिर सीधा 13 से शुरू कर दोगे, यानी 1 2 फिर 13 14 15 16 17 18 तक। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4। और उसके बाद आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन। अगर मैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को गिनूँ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली, हीलियम नियॉन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इन 20 एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है, देखो हाइड्रोजन को पहले यहाँ पे लिखो फर्स्ट को, फिर जो सेकेंड एटॉमिक नंबर वाला है ना उसको बिल्कुल एंड पे, और उसके बाद अगली लाइन कंटिन्यूसली शुरू करो, यानी लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एफ एन ई एन ए एम जी ए एल एस आई पी एस सी एल ए आर के सी ए। पहले 2 को बिल्कुल एंड्स में लिखना है और उसके बाद कंटिन्यूसली आपने जो लाइन याद की हुई है वो लिखनी है। अगर आपने ये पीरियोडिक टेबल बना लिया ना, फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस का सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि इससे बिना बनाए भी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन अगर ये बनाओगे काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज अ मेटल विद अ वैलेंसी ऑफ 2। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये तो इसके बिना बनाए भी हो जाएगा। इसी को देखकर ध्यान से देखो, उन्होंने पूछा है आपको मेटल बताना है और इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो ग्रुप नंबर्स होते हैं ना, जो ग्रुप नंबर्स होते हैं उससे हमें वैलेंसी का आइडिया पता लग सकता है। जैसे कि मैंने आप जब आपको पढ़ाया भी था, ग्रुप नंबर 1 की अगर जो मैं बात करूं उसकी वैलेंसी क्या होएगी 1, यानी ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे डाउन द ग्रुप उन सब की वैलेंसी 1 होएगी। ग्रुप नंबर 2 में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी होगी 2।
13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स की होएगी 3, 14 ग्रुप वाले एलिमेंट्स की होएगी 4। लेकिन जब हम 15th ग्रुप पे आते हैं तो 15th ग्रुप में वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8 - 5, दैट इज इन सारे एलिमेंट्स की होगी 3, फिर इन सारे एलिमेंट्स की होगी 2, फिर इन सारे एलिमेंट्स की होगी 1, और फाइनली इसकी वैलेंसी तो हम नहीं करते बिकॉज दीज आर नोबल गैसेस, दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली पहले वैलेंसी बढ़ती है 1 2 3 4, फिर घटती है 3 2 1। समझ में आई बात? ऐसे वैलेंसी हमें ग्रुप नंबर से पता लग जाती है। तो उसने क्या क्या है, उसने कहा है वैलेंसी होनी चाहिए 2। तो यार अगर हम ग्रुप नंबर को देखें, सेकेंड ग्रुप में पाए जाने वाला सिर्फ एक एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और तो है ही नहीं कोई, है ना। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, वैलेंसी हो जाएगी 2। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एक और एलिमेंट होता F और उसको यहाँ पे लिखा होता, तब भी वैलेंसी उसकी 2 होती। तो इसका मतलब सिर्फ वैलेंसी अगर हमें समझना है कि कैसे सॉल्व करेंगे पेपर के अंदर, अभी तो काफ़ी आसान है, आंसर तो डी है हमें दिख रहा है, लेकिन मैं तब बता रहा हूँ कि बाय चांस अगर कोई और एलिमेंट होता और वो 16th वाले ग्रुप में प्रेजेंट होता, तब तो उसकी भी वैलेंसी 2 होती। तभी तो उसने आपको एक और कैरेक्टर दी है, एलिमेंट इज अ मेटल। और मैंने जब पढ़ाया था ये चैप्टर, मैंने आपको बताया था पहले दो जो ग्रुप्स हैं वो मेटल्स होते हैं। पहले वाला ग्रुप इज एल्कली मेटल्स, दूसरे वाला ग्रुप इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में ये दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, जो कि मेटल्स होते हैं। बाकी ये सारा ब्लॉक 13 से लेकर 18 तक दिस इज नॉन मेटल्स। बात समझ में आई? तो उसने इतना अच्छा आपको बोला है कि मेटल भी हो और वैलेंसी 2 हो, तो डेफिनेटली मेटल्स होंगे, तो ए एंड डी में से कोई आंसर होगा। और उसने कह दिया वैलेंसी 2, तो वैलेंसी 2 का मतलब जो ग्रुप नंबर से हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो ऑप्शन डी, मतलब आंसर इज डी, डी बन रहा है एलिमेंट का नाम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या बात सभी बच्चों को समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज द लीस्ट रिएक्टिव? बच्चों अगर आपको ये बताना है तो देखो मैं बताता हूँ रिएक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। जब हम कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव का जनरली मतलब होता है मेटल्स की बात हो रही है, और वो भी ऐसे मेटल्स जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे नीचे प्रेजेंट हो। जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, हमें ऑब्वियसली बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है, तो हम कोशिश करते हैं मेटल सेलेक्ट करें, और ऐसा मेटल जो कि ज़्यादातर डाउन द ग्रुप हो। बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होता है, शेल्स बढ़ जाते हैं, शेल्स बढ़ जाते हैं तो लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जितना ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तब हम कहते हैं रिएक्टिविटी बढ़ रही है। बिकॉज जनरली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ओके, तो अगर मैं मोस्ट रिएक्टिव की यहाँ पे पहले बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मेटल्स आर दिस ए एंड डी। और मैंने कहा जितना मेटल नीचे होगा ना ग्रुप में उतना बेटर है, तो ऑब्वियसली ए के नीचे है डी। बेशक सेकेंड ग्रुप में, बट ए के नीचे है ना, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। मतलब मोस्ट रिएक्टिव की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट रिएक्टिव इज डी। और अगर मैं लीस्ट रिएक्टिव की बात करूँ, लीस्ट रिएक्टिव का पता क्या मतलब होता है जनरली? अभी तो हम ऑप्शंस में से ही देख के बताएंगे जो जो हमें गिवन है, ए बी सी डी ई। वैसे लीस्ट रिएक्टिव में अगर इनमें से ही पूछा जाए, तो जो सबसे ऊपर एलिमेंट, सबसे ऊपर मेटल है, और सबसे मतलब सबसे राइट मोस्ट है। एक तो ऊपर हो मेटल, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा, अगर आपको इस ब्लॉक में से पूछा जाए लीस्ट रिएक्टिव, तो कैसे आपने बताना है? आप बोलोगे कि भी ऐसा मेटल, मतलब ऑब्वियसली आप बेस्ट चूज करोगे ना, तो ऐसा मेटल जो कि राइट की तरफ हो और एक मेटल हो, मतलब इनमें से अगर पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आंसर आपका लीस्ट रिएक्टिव। बिकॉज एज वी गो अलोंग द पीरियड क्या होता है, शेल्स तो उतने ही रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। इसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसे न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा जोर के खींच के रखता है, और वो इजीली लूज नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ वाई वी से अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। और जितना मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाएगी। और यहाँ पे तो जैसे आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली द राइट मोस्ट एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव, बिकॉज इट इज़ द लीस्ट मेटेलिक इन नेचर, है ना। तो सी इज़ द राइट आंसर। आप इसको एक और तरीके से भी आंसर कर सकते हो। देखो 18th ग्रुप का है ना सी, 18th ग्रुप का मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, पूरे भरे हुए हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जब ऑक्टेट
ही कंप्लीट हो गया तो इट मीन्स इट इज़ एन इनर्ट गैस, इट इज़ अ नोबल गैस, और नोबल गैसेज आर वेरी स्टेबल, तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव। देखो जो चीज़ साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ना, वो लीस्ट रिएक्टिव होती है, तो इस केस का आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए लीस्ट रिएक्टिव की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आउट ऑफ डी एंड ई विच हैज़ अ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, डी एंड ई में से ग्रेटर एटॉमिक रेडियस किसका है? अभी मैंने आपको बताया कि वजह जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तब जो शेल्स होते हैं वो तो उतने ही रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है विच टेंड्स टू पुल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले जाएंगे न्यूक्लियस की तरफ तब एटॉमिक रेडियस कम होगा, है ना। तो डी एंड ई में से एटॉमिक रेडियस किसका क्या पूछा है? ग्रेटर इज ऑफ डी, because D is present on the leftmost side whereas E is present on the rightmost according to the given 5 elements, अगर इन पांचों में कंपेयर करें। ओके, नेक्स्ट, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड एंड द हाइड्राइड फॉर्म्ड बाय ए। अगर हम ध्यान से देखें, ए इज बिलोंगिंग टू द ग्रुप नंबर 1, इसका मतलब ए की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। और जब भी हम फॉर्मूलाज लिखते हैं हम हमेशा वैलेंसी को कंसिडर करते हैं ना, तो ठीक है, अब हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे ए बताना है, और क्लोराइड के लिए मैं पता क्या यूज़ कर रहा हूँ? सिंबल Cl, ठीक है। अब बताओ ज़रा, ए की वैलेंसी क्या है? 1। मुझे बताओ क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है? 1। एंड जब आप क्या कहते हैं वो क्रिस क्रॉस करोगे, जो मैंने मेथड भी आपको बताया क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस वाला, तो आपके पास फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा ACl। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हाइड्राइड की, तो पहले एलिमेंट का नाम लिख दो, फिर हाइड्राइड का सिंबल H यूज़ कर लीजिए आप। एलिमेंट की अभी भी मैंने आपको बताया वैलेंसी क्या है? 1, बिकॉज इट इज़ बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप, है ना। हाइड्राइड की यानी हाइड्रोजन, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, उसकी वैलेंसी क्या होती है? उसकी भी 1 ही होती है। तो इसका मतलब इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? जब क्रिस क्रॉस करोगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे, तो क्या बनेगा? AH। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What type of bond will be formed between A and B and Y? देखो बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक, एक होता है कोवलेंट। आयनिक इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड जनरली एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अगर मैं ए और बी की बात करूं, देखो ये ए कौन सी साइड पे है? मेटेलिक साइड पे, तो ए इज़ अ मेटल ना, मैंने बताया ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आर मेटल्स, इसका मतलब ए इज़ अ मेटल और ये सारा ग्रुप्स आर नॉन मेटल। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी? आयनिक। सो द टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स आर लाइकली टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स? ये मैंने आपको इनफैक्ट टर्म 1 में भी जब पढ़ाया था अपने तो आपको पता होगा कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और बेसिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक ऑक्साइड्स वो बनाएंगे जो नॉन मेटल्स होंगे। तो नॉन मेटल्स बता दो इनमें से कौन कौन से हैं? ई भी नॉन मेटल है, बी भी है, सी भी, तो ई, बी एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट सेज write the atomic number and electronic configuration of E. I repeat, write the atomic number and the electronic configuration of E. तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें बच्चे, E कहाँ पे है पहले तो ये बताओ। E इज ओवर हेयर, है ना, E इधर है। और अगर मैं देखूँ E कौन से ग्रुप में है? 15वें ग्रुप में, 15th ग्रुप। तो E की वैलेंसी क्या हो गई? अरे वैलेंसी को मारो गोली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अभी भी आपको बताया ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? वैलेंसी बताता है ना। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, 4, फिर 3, 2, 1 ऐसे बताया ना। ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बता देता है। वो कैसे भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग जाता है ग्रुप नंबर के लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग, यानी इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है। इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 2, यानी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
इन वाले एलिमेंट्स के अंदर पाए जाएंगे। फिर इसमें कितने पाए जाएंगे, लास्ट डिजिट देखो 3, तो इसमें 3 पाए जाएंगे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। इसका मतलब ग्रुप नंबर हमें दो चीज़ें बता रहा है, लिख लो कहीं पे अपने फॉर्मूला नोट्स में, ठीक है। ग्रुप नंबर हमें दो चीज़ें बता रहा है, वैलेंसी भी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी। समझ में आया। तो अब मैं ई की बात करूं, अगर ई 15th ग्रुप से है तो इसका मतलब ई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। अग्रीड, यानी उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ई के कितने शेल्स हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, पीरियड। पीरियड नंबर हमें बताता है कि एक एलिमेंट के कितने शेल्स होते हैं। अगर पीरियड नंबर 1 है तो एक ही शेल होगा, अगर पीरियड नंबर 2 है, जैसे यहाँ पे देखो, तो इसमें ऐसी पूरी हॉरिजॉन्टली इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कितने शेल्स होंगे, 2 शेल्स। अगर मैं पीरियड नंबर 3 की बात करूँ तो ये वाले सारे एलिमेंट्स के पास कितने शेल्स होंगे, 3 शेल्स। इसका मतलब ये जो ई एलिमेंट है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं और शेल्स 3 है। इसका मतलब पहले 2 शेल्स पूरे भरे हुए हैं, सिर्फ लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बहुत आसान हो गया। अभी बताता हूँ कैसे। एटॉमिक नंबर आपको लिखना था, लेकिन उससे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। पहला शेल के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। सेकेंड वाले के अंदर अगर भरा हुआ है तो 8 ही आए होंगे, और लास्ट वाले के अंदर तो अभी हमने देखा 5 आए हुए हैं। इसका मतलब दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ऐड कर दो तो आपको एटॉमिक नंबर भी मिल जाएगा, है ना। तो कितना हो गया एटॉमिक नंबर, 8 + 2 10 + 15 15। अगर आपको इसका नाम भी पूछा गया होता, चलो मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, राइट द नेम ऑल्सो ऑफ दिस एलिमेंट। तो ई का नेम क्या हो जाएगा, बताओ। 15th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। अगर आपको पूछा जाता है इसका सिंबल बताओ एक्चुअल में, तो पी होता सिंबल, राइट। चलिए, अभी ये सब तो पूछा नहीं था, सिर्फ हाँ ये मैंने ऐड कर दिया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अभी मैंने बताया ग्रुप नंबर हमें बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना। तो ग्रुप नंबर 1 यानी ए एलिमेंट हैज गॉट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो द आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ हेलोजन। हेलोजन कौन सा है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हेलोजन कौन से ग्रुप को कहते हैं, 17th ग्रुप को हेलोजन कहते हैं। आपसे सुनो, मैं बता रहा हूँ। पहले ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल्स, दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 16th ग्रुप को कहते हैं चाल्कोजन्स, 17th ग्रुप को कहते हैं हेलोजन्स, 18th ग्रुप को कहते हैं नोबल गैसेस। तो अगर ऐसे ग्रुप का नाम पूछ लिया जाए तो आप इजीली आंसर कर लो, इसलिए आपको बता दिया। अभी हेलोजन पूछा था, तो हेलोजन 17th ग्रुप है और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, बी। तो बी इज द राइट आंसर। बच्चे टर्म 2 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए बोर्ड के अंदर इस साल। सो हेलोजन आंसर आप लिखोगे बी एलिमेंट, जो भी होगा उसे नाम नहीं पूछा, लेट इन्हीं में से बताना है, ABCDE में से। ओके, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वही कॉन्सेप्ट वापस से, जैसे ही हम एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, और जैसे से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखता है, ठीक है। और क्योंकि वो ऐसा करता है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स लूज तो नहीं हो सकते, गेन ही हो सकते हैं। एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका मतलब क्या हो गया, सी। एक तो नॉन मेटल भी है, नॉन मेटल तो हमें पता ही है वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ऊपर से सबसे राइट मोस्ट पे प्रेजेंट है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर ई भी तो नॉन मेटल है, आपने ई को क्यों नहीं आंसर किया। बच्चे देखो, सी के नीचे है ई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने अगर आपको बताया लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। ये हमेशा एक ना एक ट्रेंड के साथ ऐसा होता ही है। अगर एटॉमिक रेडियस फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो अलोंग द पीरियड घटेगा, ये हमेशा ऐसा होता है। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं बोल रहा हूँ अलोंग द पीरियड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप घटेगी। तो मुझे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए, राइट मोस्ट वाला सबसे आ जाएगा आंसर।
और जितना ऊपर रहेगा बेस्ट है, बिकॉज डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है ना, तो जितना ऊपर रहेगा सही है, और जितना राइट मोस्ट रहेगा उतना भी सही है, बिकॉज राइट मोस्ट होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, अभी बताया सब कुछ, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए लिख देते हैं हम, आंसर इज सी। ओके नेक्स्ट, राइट डाउन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बी। वैलेंसी भी मैंने आपको बता दिया था ग्रुप नंबर से कैसे कैलकुलेट करते हैं। बी एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 - 7 दैट इज 1। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आपका ही है। नेक्स्ट, राइट डाउन द नंबर ऑफ शेल्स इन डी। डी के अंदर कितने शेल्स हैं, वो मैंने नंबर ऑफ शेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीरियड नंबर से देख के। तो डी थर्ड पीरियड में है तो इसके पास कितने शेल्स हो जाएंगे, 3, बिकॉज 3 पीरियड में है ना। शेल्स मतलब एनर्जी शेल्स, थर्ड पीरियड। ओके नेक्स्ट, ऑन व्हाट क्राइटेरिया वर दीज एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किए गए थे, पहले बताओ किसने किए थे, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बताओ जल्दी से, हेनरी मोजले। और उन्होंने कैसे अरेंज किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जो डोबरीनर और मेंडलीव थे उन दोनों ने एटॉमिक मास के बेसिस पे किए थे, इनफैक्ट न्यूलैंड ने भी। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस केस स्टडी, ध्यान से देखिए, आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स विच हैज़ द हाइएस्ट मेटालिक एंड द हाइएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हाइएस्ट मेटालिक आपको बताना है किसका है, और हाइएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपको बताना है किसका है। तो अगर मैं हाईएस्ट मेटालिक की बात करूं, मैंने अभी भी आपको बताया जितना मेटल नीचे होगा और फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के अंदर होगा वही मेटल्स हैं, और जितना नीचे होगा उतना बेटर है, तो हाईएस्ट डी का है, बिकॉज नीचे जाने पे शेल्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वाले इजीली लूज़ हो सकते हैं, और एक मेटल का काम ही है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, तो जितना जल्दी लूज़ करेगा उतना अच्छा वो मेटल होगा, इसीलिए डी इज़ द राइट आंसर एज द हाइएस्ट मेटालिक कैरेक्टर इज ऑफ डी। और अगर मैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करूँ, तो जितना एक एलिमेंट टुवर्ड्स द राइट प्लेस्ड है और जितना ऊपर प्लेस्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सबसे ज़्यादा है इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा ही है। ओके, सो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन आपका ही है, लिख दीजिएगा, आपको आंसर उसका सोल्यूशन मैं आया आपके क्लियर कर दूंगा, एंड कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अच्छा, इसका मतलब सारे क्वेश्चंस में इस ट्रिक की तो कहीं यूजेज ही नहीं होएगी। पता है कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड के अंदर जिसके अंदर आपको नाम पूछा जाता है, आपको सिंबल पूछा जाता है एलिमेंट का, आपको बस बता दिया जाता है कि वो सेकेंड पीरियड का है और लेटर से 14th ग्रुप का है। सेकेंड पीरियड 14th ग्रुप मतलब कार्बन, तो आपको ये बनाना आना भी चाहिए कि बाय चांस फंस जाओ तो कम से कम बना के आंसर कर दो। ठीक है, कोई ना, जल्दी चैनल पे इसका यूजेज कैसे है वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, कोई बात नहीं। अभी आई होप सो केस स्टडी आपको क्लियर है बहुत अच्छी तरह, आई होप सो समझ आया होगा। एंड अगर आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज और ऐसे केस स्टडीज़ मैं अब लाता रहूँगा, पूरे महीने ही चलनी है, बिकॉज आपका टर्म 2 शुरू होने वाला है 26 अप्रैल से। येस, वी हैव टू डू प्रैक्टिस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।